क्या होता है जब आपका विज्ञान, आपका तर्क, आपकी हर मान्यता एक ऐसी सच्चाई से टकरा जाए जिसे आप झुठला ही नहीं सकते। और वो सच्चाई आपकी अपनी मौत हो। हाँ, आज हम ईशा नाम की एक तेलुगु हॉरर फिल्म की कहानी में उतरेंगे जो इसी सवाल को पूछती है, और इसका जवाब आपको हिला कर रख देगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 9.4 है। 9.4। तो आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि भाई इस कहानी में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि इसकी रेटिंग का राज इसके हॉरर में नहीं बल्कि इसके धोखे में छुपा है। धोखे में? हाँ, ये फिल्म आपको जो दिखाती है सच उससे बिल्कुल उल्टा होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो डायरेक्टर दर्शकों के लिए बिछाता है। और हम सब उसमें खुशी खुशी फंस जाते हैं। वाह, ये तो सुनने में मजेदार लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के सेंटर में 4 दोस्त हैं, नैना, अपर्णा, विनय और कल्याण। चारों एकदम मॉडर्न हैं, पढ़े लिखे हैं और अंधविश्वास को मतलब बिल्कुल नहीं मानते। उनके लिए भूत प्रेत, आत्माएं, ये सब बकवास है। सही बात है। और कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दुखद घटना से जो उनके इस विश्वास को और पक्का कर देती है। हाँ, नैना के घर जो काम करने वाली है उसकी बेटी की मौत हो जाती है। और वजह उस लड़की को सिर्फ नींद में चलने की बीमारी थी, स्लीप वॉकिंग। बस। लेकिन उसकी माँ उसे एक ढोंगी स्वामी जी के पास ले गई। हाँ। और उस बाबा ने भूत भगाने के नाम पर उस लड़की को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। हाँ, ये जो हुआ इससे चारों दोस्त, खासकर नैना, अंदर तक हिल जाते हैं। उसे उस लड़की के भूत के सपने भी आने लगते हैं, लेकिन वो उसे भूत नहीं मानती। नहीं, वो उसे अपने दिमाग में बैठा हुआ गिल्ट मानती है। और यही से उनका मिशन शुरू होता है। वो ठान लेते हैं कि ऐसे ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश करना है। हाँ, वो स्वामी जी की जासूसी करते हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और ये साबित कर देते हैं कि वो लोगों के बारे में जानकारी पहले से निकलवाता था। सबूतों के साथ उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, अगले 5 सालों में ये चारों अंधविश्वास के खिलाफ एक मजबूत टीम बन जाते हैं। बिल्कुल, कई ढोंगियों को बेनकाब करते हैं। और यहाँ पर फिल्म एक बहुत चालाक काम करती है। वो इन चारों को हमारे सामने तर्क और विज्ञान की हीरो की तरह पेश करती है ना। हाँ, हम उनकी साइड हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। डायरेक्टर हमें इन्हीं के नजरिए से दुनिया देखने पर मजबूर कर देता है। और 5 साल तक उनका ये मिशन सफल रहता है। लेकिन फिर एक दिन कल्याण एक ऐसा केस लेकर आता है जो उनके बनाए हुए हर नियम को तोड़ने वाला था। और ये केस है डॉक्टर आदिदेव का। नाम ही देखिए, डॉक्टर भी और देव भी। हाँ, कितना विरोधाभास है। ये अमेरिका में एक न्यूरोसर्जन था, लेकिन इस पर अपनी ही पत्नी को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करने का इल्जाम लगा कि उसकी मौत हो गई। हाँ, सबूतों के अभाव में केस तो बंद हो गया, लेकिन दोस्तों के हाथ उसकी पत्नी का एक लीक हुआ वीडियो लगता है। और वो वीडियो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। मतलब उसमें उसकी पत्नी खुद को चाकू मार रही है, अपनी जीभ काट रही है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी के कंट्रोल में है। बिल्कुल। ये देखकर चारों को यकीन हो जाता है कि आदिदेव कोई मामूली ढूंगी नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक मैनिपुलेटर है। और अब वो अमेरिका छोड़कर आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में बाबा बनकर झाड़ फूंक कर रहा है। उनके लिए ये एक अल्टीमेट चैलेंज है। कोई अनपढ़ बाबा नहीं बल्कि एक पढ़ा लिखा न्यूरोसर्जन। एग्जैक्टली, जो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसे बेनकाब करने में उनका मतलब एक तरह से ईगो भी शामिल हो जाता है। और वो उसे सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ, लेकिन इस बार एक गड़बड़ है। अपर्णा, जो अब विनय से शादी कर चुकी है और प्रेग्नेंट है, वो जाने से मना करती है। अच्छा? उसे बहुत बुरी वाली नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है। ये तो क्लासिक हॉरर फिल्मों वाला सीन है जहां एक किरदार को पहले ही अनहोनी का एहसास हो जाता है पर कोई सुनता नहीं। हाँ, लेकिन फिल्म यहाँ भी हमें किरदारों के साथ खड़ा कर देती है। हमें भी लगता है कि अरे वो प्रेग्नेंट है, शायद इसलिए ऐसा सोच रही है। हम भी उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से फिल्म हमें अपने जाल में और गहराई से खींच लेती है। बिल्कुल। खैर, दोस्तों के दबाव में अपर्णा को जाना ही पड़ता है। और अब आता है वो सीन जो पहली बार देखने पर पूरी तरह से मामूली लगता है, पर असल में वही पूरी फिल्म की चाबी है। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उनकी कार के सामने अचानक एक बाइक आ जाती है। उस बाइक पर एक परिवार है, पुण्यवती, उसका पति और बच्चा। एक जोरदार टक्कर होते होते बचती है। और वो पुण्यवती वो घूर कर कार में बैठे चारों दोस्तों को देखती है। हाँ, दोस्त एक पल के लिए रुकते हैं, फिर ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि चलो हादसा टल गया। तो वो बस आगे निकल जाते हैं, ये सोचकर के सब ठीक है। कार के अंदर ही रहता है, वो हमें वही दिखाता है जो किरदार देख रहे हैं। अच्छा। हम ये कभी नहीं देख पाते कि जैसे ही कार आगे बढ़ती है, बाइक का संतुलन बिगड़ता है और पुण्यवती बाइक से गिरकर पास की खाई में चली जाती है। क्या? हाँ, जहां उसकी मौत हो जाती है। फिल्म जानबूझकर कहानी का सबसे बड़ा सच हमसे और किरदारों से छिपा लेती है। बाप रे, मतलब जिस पल उन्हें लगा कि वो बच गए, असल में उसी पल वो किसी की मौत की वजह बन चुके थे और उन्हें पता भी नहीं चला। बिल्कुल। इसी अज्ञानता के साथ वे आदिदेव के आश्रम पहुंचते हैं। और वहां का माहौल बड़ा अजीब होता होगा। हाँ, आदिदेव चावल के गोले से लोगों की जांच कर रहा है।
एक लड़की को देखकर वो साफ कह देता है कि इसे कोई भूत प्रेत नहीं है, दिमागी समस्या है, डॉक्टर को दिखाओ। ये देखकर तो दोस्तों का शक और बढ़ जाता होगा कि ये आदमी कितना चालाक है, सच्चा होने का नाटक कर रहा है। एग्जैक्टली। तभी एक आदिवासी आदमी जो अपनी बीमार बेटी को लाया था, अचानक उन पे हमला कर देता है। वो अजीब तरह से चिल्ला रहा होता है और आदिदेव उसे काबू कर लेता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से। बाद में आदिदेव बताता है कि उस आदमी के अंदर पुण्यवती की आत्मा है जो बदला लेना चाहती है। लेकिन दोस्त तो ये सब मानेंगे नहीं, उन्हें तो यही लगेगा कि आदिदेव ने ही इस आदमी को उन पे हमला करने के लिए भेजा है। जाहिर है। और यहीं पर आदिदेव उन्हें एक चुनौती देता है। चुनौती? कैसी चुनौती? वो कहता है, तुम लोग आत्माओं पर यकीन नहीं करते, ठीक है, पास में एक घर है जिसे लोग भूतिया कहते हैं, तुम चारों 3 दिन उस घर में गुजार कर दिखाओ। अगर तुम सही सलामत बाहर आ गए तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूँ और ये आश्रम बंद कर दूंगा। बिल्कुल। और दोस्त तो इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। उनके अहंकार के लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। हाँ? आदिदेव उन्हें घर छोड़ने जाता है और बताता है कि उसने उनकी सुरक्षा के लिए घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है और उन्हें किसी भी हाल में उसके अंदर ही रहना है। एक मिनट, ये सुरक्षा कवच क्या चीज है? मतलब कोई रस्सी बांधी है या चूने की लकीर खींची है? नहीं, ये उससे ज्यादा सूक्ष्म है। सोचिए कि कुछ मंत्रों और खास चीजों के जरिए एक अदृश्य सीमा बना दी गई है, एक एनर्जी का घेरा। अच्छा। जिसके अंदर कोई बाहरी बुरी शक्ति सीधे तौर पर दाखिल नहीं हो सकती। दोस्तों के लिए तो ये मजाक था, लेकिन आदिदेव के लिए ये बहुत गंभीर था। ठीक है, तो वे घर के अंदर जाते हैं। हाँ, और फिर शुरू होता है असली खेल। हाँ। अपर्णा को डरावनी चीजें दिखने लगती हैं। एक आदमी किसी को हथौड़े से मार रहा है, एक फांसी पर लटका हुआ शरीर। उफ। और सिर्फ दिखना ही नहीं, उन सबको एक बहुत सड़ी हुई लाश जैसी बदबू भी आने लगती है। लेकिन उनका दिमाग तो पहले से ही सेट है, उन्हें लगता है कि ये सब आदिदेव की चाल है। हाँ, वो जरूर कोई ड्रग या जड़ी बूटी जला रहा है जिसके धुएं से उन्हें ये सब हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं। और फिल्म यहाँ फिर से उन्हें सही साबित कर देती है। उन्हें पर्दे के पीछे जलती हुई भस्म की एक कटोरी मिल भी जाती है। हाँ, उन्हें लगता है पकड़ लिया चोर को। वो अगले दिन बाहर जाकर आदिदेव का मजाक उड़ाते हैं और उसे वो सुरक्षा कवच हटाने को कहते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी उसके ड्रामे का ही एक हिस्सा है। और आदिदेव मान जाता है। वो मान जाता है। वो अपने लोगों से सब कुछ हटवा देता है और एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहता है। क्या कहता है? जो होने वाला है उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। ओहो। किरदारों को लगता है कि उन्होंने आदिदेव को हरा दिया, लेकिन असल में उन्होंने अपनी ढाल खुद ही हटवा दी थी। उफ, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। कवच हटने के बाद क्या होता है? चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। घर के बाहर कुछ बकरियां उन्हें देखकर ऐसे डरती हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और भागते भागते एक बकरी खाई में गिरकर मर जाती है। हाँ, फिर कुछ जंगली कुत्ते विनय पर भौंकते हुए आते हैं। विनय कुत्तों से बहुत डरता था। वो उनसे बचने के लिए पीछे हटता है और उसी खाई में गिर जाता है। नैना और कल्याण चिल्लाते हैं। उन्हें लगता है विनय गया, लेकिन कुछ देर बाद विनय चुपचाप खाई से वापस चढ़कर आ जाता है, बिना एक भी खरोच के। एक मिनट, कोई इतनी गहरी खाई में गिरे और उसे खरोच तक ना आए, ये कैसे हो सकता है? क्या किसी ने इस पे सवाल नहीं उठाया? यही तो कहानी का मनोवैज्ञानिक पहलू है। वे लोग आदिदेव हमें डरा रहा है वाली थ्योरी में इतने गहरे डूब चुके हैं कि वो हर नामुमकिन चीज का भी कोई न कोई तार्किक कारण खोज लेते हैं। बिल्कुल। शायद खाई उतनी गहरी नहीं थी, शायद वो झाड़ियों में गिरा होगा। उनका दिमाग सच को देखने से इनकार कर देता है। और फिर रात होती है। और रात में असली कहर टूटता है। घर के अंदर एक काला साया पहले अपर्णा को खींच कर ले जाता है और फिर वही साया कल्याण को भी पकड़ लेता है। नैना, जो अब तक तर्क की मशाल लेके चल रही थी, अब बुरी तरह घबरा जाती है और मदद के लिए भागती है। वो अकेली रह जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। तभी आदिदेव वहां आता है। हाँ, नैना उसके पैरों में गिरकर अपने दोस्तों को बचाने की भीख मांगती है और तब आदिदेव वो सच बताता है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। क्या सच बताता है वो? नैना से कहता है कि उसके दोस्तों को नहीं बचाया जा सकता क्योंकि वे और खुद नैना भी 3 दिन पहले ही मर चुके हैं। क्या मतलब? वो कार एक्सीडेंट? हाँ, आदिदेव बताता है कि 3 दिन पहले हादसा टला नहीं था। बाइक को बचाने के चक्कर में उनकी कार का कंट्रोल बिगड़ गया था और वो सीधी खाई में जा गिरी थी। और कार में आग लग गई थी? हाँ, और चारों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक मिनट, तो जो लाश की बदबू थी वो उनकी अपनी ही? हे भगवान, ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और फिर आदिदेव एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ता है और दर्शक के तौर पर हमारा दिमाग घूम जाता है। जैसे कि? वो लाश की बदबू उनके अपने ही शरीरों की थी जो कार के मलबे में सड़ रहे थे। अच्छा। अपर्णा को जो आग और जले हुए शरीर दिख रहे थे वो उसकी अपनी मौत का प्रतिबिंब था, क्योंकि वो कार में जलकर मरी थी। और जानवर उनसे क्यों डर रहे थे? क्योंकि जानवर आत्माओं को देख सकते हैं, इसलिए वो उनसे डरकर भाग रहे थे। और वो 2 सूरज और 2 चांद? वो इसलिए दिख रहे थे क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के बीच की दुनिया में फंसे थे। विनय का खाई से बिना किसी चोट के वापस आना? वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक मृत शरीर को गिरने से क्या फर्क पड़ता है। और वो काला साया, वो कौन था? वो कोई भूत नहीं था, वो स्वयं मृत्यु थी,
जो एक एक कर उनकी आत्माओं को लेने आ रही थी। तो आदिदेव वो ढोंगी नहीं था, वो सुरक्षा कवच वो उन्हें डराने के लिए नहीं बल्कि मृत्यु से बचाने के लिए था। बिल्कुल, आदिदेव उनके भटकी हुई आत्माओं को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो मर चुके हैं ताकि उन्हें शांति मिल सके। वो घर में रुकने की चुनौती सिर्फ एक बहाना थी, ताकि वे कहीं और ना भटके और वो उनकी मुक्ति की तैयारी कर सकें। हाँ, ये सब जानने के बाद नैना टूट जाती है। वो आदिदेव से अपनी माँ को देखने की इच्छा करती है और आदिदेव उसे दिखाता है कि कैसे दूर उसके घर पर उसका परिवार उसका अंतिम संस्कार कर रहा है। उसकी माँ रो रही है। नैना अपनी माँ को पुकारती है पर उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। आदिदेव उसे समझाता है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, इसे स्वीकार कर लो। लेकिन नैना, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तर्क और विज्ञान के सहारे जी, वो अपनी मौत की इस अलौकिक सच्चाई को आखिर तक स्वीकार नहीं कर पाती। वो चिल्लाती है नहीं, और फिल्म यहीं पर नो एंड के संदेश के साथ खत्म हो जाती है, जो शायद इसके सीक्वल का भी इशारा है। वो एक ऐसी आत्मा बनकर रह जाती है जो ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो एक आत्मा है। ये तो वाकई दिमाग को झकझोर कर रख देने वाला अंत है। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसी तरह के थ्रिल से जुड़ी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।